हाय दोस्तों। आज कक्षा 10 के विज्ञान के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है जो प्रकाश के परावर्तन का पढ़ाना है, यानी गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। जो कक्षा 10 के फिजिक्स का दूसरा लेसन है, इसको थोड़ा सा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। तो हेडिंग डालना है गोलीय दर्पण। इसके बारे में हम देख लेंगे कि गोलीय दर्पण है क्या। तो गोलीय दर्पण है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। चलिए हम बना रहे हैं एक कांच का खोखला गोला। चलिए एक कांच का हमने खोखला बना लिया। एक कांच का खोखला गोला जिसे हम दो बराबर भागों में काट लेंगे या दो भागों में काट लेंगे। चलिए अगर इसको ऐसे दो भागों में काट दिए तो यह भाग के किसी अंदर या बाहर लेप कर दे रहे हैं। चलिए हम इसमें बाहरी पृष्ठ पर लेप कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें अंदर वाले पृष्ठ पर लेप कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके बाहरी पृष्ठ पर हमने पेंट किया और इसके अंदर भाग पे पेंट कर दिया, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं गोलीय दर्पण। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा गोलीय दर्पण का? कांच का एक खोखला गोला जिसे दो बराबर भागों में काट दें और किसी एक भाग के बाहरी पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठ पर पेंट करते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो ठीक है, हम गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, इसके बारे में समझें, ठीक है। तो देखिए इस भाग को मैंने यहाँ पर बना रहा है। देखिए जैसे ऐसे भाग को इस बना दिए, ऐसे भाग है, इस तरह माया है, इस तरह को हम भाग बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है। ये कौन सा भाग है आपका? ये आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का हम परिभाषा कैसे देंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग या बाहरी पृष्ठ पर पेंट हो और आंतरिक पृष्ठ जो दबा हुआ भाग है वह चिकना हो। क्या हो? चिकना। उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको ध्यान से देखें। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण ये वाला भाग हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यह वाला भाग हम यहाँ बना दिए, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण यह है, तो उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या देंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग या आंतरिक पृष्ठ पर पेंट हो और बाहरी पृष्ठ क्या हो? चिकना, या कह सकते हो कि उभरा हुआ भाग चिकना हो, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक है। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य बातें होती हैं उसको ध्यान से देखें, क्योंकि एक नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम उसको क्लियर कर रहे हैं। पहले हम चित्र बना रहे हैं। चित्र बना दिए आपका अवतल दर्पण का, और अवतल दर्पण में कुछ मुख्य बातें होती हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए पहला इसका हेडिंग पहले डाल रहे हैं, क्या है? पहला हमारा क्या पढ़ाएंगे? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पी से। तो ध्यान से देखेंगे क्या पी होता क्या है। देखिए यह हमारा गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण का जो परिध है, गोलीय दर्पण का जो क्या है? परिध है,
उसके मध्य बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। अब जैसे सिंपल समझेगा, अगर मान लीजिए ये पूरा परिध आपका 10 सेमी है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक नंबर लीजिए, मान लीजिए यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर 20 है तो 10 होगा, अगर 15 तो 7.5 होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, गोलीय दर्पण के परिध के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका मध्य बिंदु, ये आपका क्या होगा, ध्रुव होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्लियर, इस पी को हम इधर बना रहे हैं क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, परिभाषा थोड़ा सा अगर लिखना चाहते हैं परिभाषा तो कैसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परिध के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप जो हम बोल रहे हैं उसको लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो लिखेंगे इसका परिभाषा क्या देंगे, गोलीय दर्पण के बीचों बीच के बिंदु को या मध्य बिंदु को भी कह सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के बीचों बीच के बिंदु को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, जिसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। देखिए गोलीय दर्पण मान लीजिए ऐसे है, तो गोलीय दर्पण ऐसे होगा, तो इसका एक मध्य का बिंदु होगा ना, उसी मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा मुख्य अक्ष। क्या आता है, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या है, ध्यान से देखेंगे इसको कि मुख्य अक्ष हमारा क्या है। मुख्य अक्ष क्या है कि वह रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होता हुआ जाए, या एक कह सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा देंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को, इसी को रेखा ना, मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता हमारा, अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, मुख्य अक्ष के बाद केंद्र, मुख्य अक्ष। उसके बाद कौन पॉइंट आता है, मुख्य अक्ष के बाद मुख्य फोकस। तो हम लिखेंगे आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आने वाली, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर जाता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम बाद में बनाएंगे, अभी इसको परिभाषा बताएंगे, थोड़ा सा अगला पॉइंट समझ लेंगे। तो क्योंकि हम उसमें अभी घुस देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम पहले इसमें बता दे रहे हैं, 5वां पॉइंट में हम क्या बता दे रहे हैं, हम बता रहे हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कराएंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। चलिए मुख्य फोकस को हम बाद में बता देंगे, पहले वक्रता त्रिज्या समझ लें। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल आर। परिभाषा जो बोल रहे हैं उसको लिख दीजिएगा, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है, अब आता है तुम्हारा मुख्य फोकस, उसके बाद आता है फोकस दूरी। तो चलिए मुख्य फोकस बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिए सब मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
जिस बिंदु से होकर जाता है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए अब यहाँ चलेगा ना, तो यहाँ से परावर्तनों का ऐसे आएगा, यहाँ से परावर्तनों पर ऐसे होगा, यहाँ से परावर्तनों के ऐसे जाएगा, यहाँ से परावर्तनों पर ऐसे होगा, यहाँ से परावर्तन ऐसे आएगा और यहाँ से परावर्तन आएगा। यानी जिस बिंदु से होकर जाएगा उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है अगला पॉइंट, इसको मुख्य फोकस। अगला पॉइंट क्या है? फोकस दूरी। अगला पॉइंट क्या है? फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी अब क्या होगा? देखिए ध्रुव से इस फोकस बिंदु तक की दूरी को, हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इतना आपका पॉइंट है इसमें। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम बोर्ड में इस क्वेश्चन में से आ सकता है। ठीक है, अब अगला हमारा हेडिंग क्या है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को हम समझा रहे हैं। तो अगला हमारा हेडिंग है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलिए पहला नियम क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हमारा एक चित्र बना रहे हैं अवतल दर्पण। क्या बना रहे हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण बन गया। ये आपका क्या है? ध्रुव है। ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। ये आपका क्या है? अनंत है। ठीक है, पहला पॉइंट समझेंगे। पहला परिभाषा क्या होता है? पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाता है। इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्योंकि आ रही है, ये परावर्तन हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको कोई दिक्कत होगा पीछे वीडियो करके देख लेगा। ठीक है, अब दूसरा इसी में उत्तल दर्पण में देख लिया जाए। उत्तल दर्पण में ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है। ये आपका, अब इसके अंदर फोकस होगा अंदर। ठीक है, यह वक्रता केंद्र होगा, क्योंकि गोला ऐसे बनेगा तो वक्रता केंद्र होगा और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र फोकस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब इसमें क्या होगा? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु की ओर आती हुई, देखिए ये जाएगा इधर, ऐसे जाएगा, इधर से आएगा और इधर निकल जाएगा, लेकिन हम इसे दिखाएंगे फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब अगला हमारा हेडिंग क्या है? दूसरा नियम। दूसरा नियम देखिए क्या है। अब ये पहला नियम हो गया, एक अवतल दर्पण में एक उत्तल दर्पण में। ये आपका अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम दूसरा नियम देखेंगे क्या। फिर हम अवतल दर्पण बना रहे हैं, दो दर्पण बनाएंगे, उत्तल अवतल दोनों, दोनों हमको दिखाएंगे। ये आपका क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, वक्रता केंद्र है और अनंत है। देखिए दूसरा नियम क्या होता है? जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका दूसरा नियम है। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर हो जाती है। चलिए उत्तल दर्पण में यही समझा दे रहे हैं इसी बातों को। ठीक है, आपका फोकस यहाँ होगा, वक्रता यहाँ होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा? जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या होती है? समान। देखिए ये आकर इधर चलेगा, ये तो हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे इसमें हम कल्पना किए इधर
लेकिन जाएगी आएगी तो इधर जाएगी, लेकिन कल्पना करेंगे इधर आ रही है। सेम वही में हम इधर मान लेंगे कि आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन परावर्तन के बाद इस तरह चली जाती है, मुख कच के साथ ये समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम क्या होता है, इसमें भी हम दिखा दे रहे हैं। ये आपका एफ है, ये आपका सी है। देखिए इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये आ रही है तो उसी मार्ग पर लौट जा रही है। ठीक है, ये आपका 3 नियम हो गया। पहला नियम क्या होता है, जब प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख कक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या होता है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब इसके बाद हम बनाएंगे प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब बनाएंगे और उसको हम बनाते हैं 6 प्रतिबिंब, और इस 6 प्रतिबिंब से 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इन तीनों नियमों को लेकर ही बनाएंगे, तीनों नियमों को लेकर ही बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम एक प्रतिबिंब का कॉलम बना दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। पहले इसको क्लीन। तो अगला हेडिंग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को हम बता रहे हैं। तो देखिए एक हमने चार्ट बना दिया है, इसमें हम 3 जगह वस्तु को रखेंगे। पहला आपका हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए जब वस्तु अनंत पे रखी रहेगी तो उसका किरण आरेख कैसे बनेगा। देखिए मान लीजिए आपका अनंत है तो हमने एक वस्तु ऐसे अनंत पे रख दिया, तो अनंत पे रखेंगे मतलब इसको जैसे दिखा रहा है क्योंकि ये बहुत अनंत पे रखा है, बहुत दूरी है। इसको हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट ओ डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चलने वाली 2 समांतर किरण होंगी। पहली समांतर किरण क्या होती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। पहली समांतर किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, ऐसे जाएगी फोकस बिंदु की ओर, फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो नियम क्या होता है, मुख कक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए हम मुख कक्ष के समांतर बना दे रहे हैं। देखिए ये आपका मुख कक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। अब दूसरा क्रीड़ा क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। क्या हो जाती है, वक्रता केंद्र से। चलिए वक्रता केंद्र से होकर हम गुजार रहे हैं। देखिए आपका ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो चलिए वक्रता के, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से इसको। तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जब होकर जाएगी तो उसी मार्ग पर आपको क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इसको थोड़ा सीधा बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। मान लीजिए इस वस्तु का देखो एक परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, और देखिए एक किरण इस पे आई और दूसरा इसी पे गया। अब इसी पर एक परावर्तित किरण और इसका एक परावर्तित किरण ऐसे आया, इधर गया। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो जब 2 परावर्तित किरण यहाँ पर मिली, यहाँ पर बन गया हमारा आई डैश प्रतिबिंब। क्या बना, इस ओ डैश का आई डैश बना है। अब इससे हम मुख कक्ष पे लंब डाल रहे हैं, तो जब मुख कक्ष पे लंब डालेंगे तो हमारा ये आई डैश, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब बन गया हमारा। क्या बन गया, प्रतिबिंब। इसका इस वस्तु वो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा क्या बना, आई डैश बना, जहाँ किस पे बना है, फोकस बना है। और देखिए ये वस्तु बहुत बड़ा है, इसका प्रतिबिंब क्या छोटा बना है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ बना है, इस पे लिखेंगे फोकस बिंदु पर बना है। कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में कहाँ बना है, फोकस बिंदु पर। किस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर वे बना है, फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर कहाँ, एफ पर बना है। देखिए फिर दोबारा देख लीजिए, 2 समांतर किरण आएगी। पहली किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद मुख कक्ष के समांतर। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए परावर्तन होकर उसी मार्ग पर लौट जाएगी। अब देखो यह दोनों परावर्तित किरण, एक यह परावर्तित किरण और एक आकर इस पे गया, दूसरी परावर्तित किरण आई डैश पे मिली। आई डैश से मुख कक्ष पे लंब डालेंगे तो ये आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब होगा जो नीचे बनेगा। तो जब नीचे बनेगा तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो कहाँ बना है, फोकस बिंदु पर। हम लिखेंगे फोकस बिंदु पर बना। इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो देखिए क्या होगी,
नीचे बना है तो वास्तविक, नीचे बना है तो क्या होगा वास्तविक। उसके बाद उल्टा है। अब कैसे देखिए, वस्तु ऐसे रखा है, प्रतिबिंब ऐसे बना है यानी उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा, और कामा क्या होगा, वस्तु से क्या है छोटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा। ठीक है, ये आपका प्रकृति की प्रकृति व आकार हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और कर्ता केंद्र सी के बीच रखेंगे। चलिए अब अनंत और कर्ता केंद्र सी के बीच में रख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट ओ डैश हमने मान लिया। यहाँ से चलने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के बाद किससे हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा किरण क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, किससे, वक्रता केंद्र से। आपका ये वक्रता केंद्र है, ऐसे होकर जाएगा, और ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाएगा। देखिए अभी यह दोनों परावर्तित किरणें आई डैश में मिलेंगी, आई डैश से मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे, तो ये आपका वाई आई डैश, ये आपका बन गया प्रतिबिंब, जिसे हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि नीचे बना है, तो नीचे बनेगा तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और ये आपका क्या है, वस्तु है। ठीक है, इसमें भी आपका ये वस्तु था। ठीक है, तो यह कहाँ बना है, देखिए वक्रता और फोकस के बीच में बना है। ठीक है, छोटा बना है, देखिए वस्तु इतना, ये छोटा बना है, तो हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ बना है, लिखेंगे वक्रता सी और एफ के बीच में, एफ के बीच में। इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक, नीचे बना है ना, तो क्या होगा, वास्तविक कामा उल्टा कामा छोटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला चित्र क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इस पर हम रख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट ओ डैश है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ डैश, ठीक है, हम यहाँ रख दिए। अब देखिए फिर वही क्रिया होगी, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, परावर्तन के बाद किसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी क्रिया क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, और परावर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब यहाँ से देखिए ये प्रकाश की किरण इधर गया, एक प्रकाश की किरण इधर गया। देखिए ये भी परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित, देखिए ये आपतित किरण है, यहाँ से टकराया इधर गया परावर्तित किरण, ये ऐसे आया इधर गया, ये परावर्तित, ये दोनों परावर्तित किरण है, ये दोनों आई डैश पे मिल गया। मान लीजिए आई डैश से मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे, तो ये आपका आई आई डैश जो का बना, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना, ये आपका वस्तु है और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यह वस्तु देखिए दोनों बराबर बनेगा इस कंडीशन में। यहाँ जब वस्तु केंद्र पे रखते हैं सी पर, तो यह आपका वस्तु है और यह आपका क्या है, प्रतिबिंब। नीचे बना है तो वास्तविक हुआ, तो कहाँ बना है, सी पे बना है, तो हम लिखेंगे वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र, वक्रता नहीं, क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र सी पर बना है, और इसका क्या होगा, वास्तविक कामा उल्टा वस्तु के बराबर होगा, क्योंकि जब नीचे बनेगा तो वास्तविक उल्टा, याद रखिएगा। तो क्या होगा, वास्तविक कामा उल्टा कामा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद 3 पॉइंट हम इसके बाद समझा रहे हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो है जब मर के जब आपको देखते रहिएगा। उसके बाद अब देखिए तीसरा पॉइंट, इस 3 चित्र को और देखेंगे तो चौथा क्या है, जब प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में, तो चलिए वक्रता केंद्र सी है और फोकस यहाँ पर है, इसके बीच में हम वस्तु को रख दे रहे हैं, यह आपका वस्तु है ओ डैश। ठीक है, इससे चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी,
परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण फोकस बिंदु से होकर जा रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह दोनों परावर्तित किरण आई डैश पर मिलेगी, आई डैश में मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे तो ये आपका आई आई डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या है, वस्तु है। ये दोनों परावर्तित किरण, क्योंकि देखिए ये आपतित है और ये परावर्तित है, ये आपतित है और ये परावर्तित है, दोनों आपतित और परावर्तित, दोनों परावर्तित किरण जब यहाँ मिलेगी, यह हमारा परावर्तित किरण, दोनों ये दोनों परावर्तित किरण मिला, जहाँ मिला वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे मुख्य अक्ष पे लंब डाल देंगे तो ये आपका आई आई डैश प्रतिबिंब, इस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। जब नीचे बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक, और उल्टा है तो हम देखिए कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो हम कहाँ बनेंगे, चौथा कहाँ बनेगा, अनंत अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। अब देखिए इसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक, वास्तविक कामा क्या होगी, उल्टा। अब यहाँ क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा, देखिए प्रतिबिंब है ये बड़ा बना है तो क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब अगला पॉइंट, जब वस्तु फोकस बिंदु पे रखा हो, चलिए अब हम फोकस बिंदु पे रख दे रहे हैं, चलिए यहाँ हमने फोकस पे रख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है वो डैश। चलिए यहाँ चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर चलेगी, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, पढ़ चुके हो। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है, तो यह दोनों पीढ़ियाँ कहीं नहीं मिलेगी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं अनंत में मिलेगी। क्या मिलेगी, अनंत में मिलेगी, तो ये भी नीचे ही बनेगा, इसका मतलब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, लेकिन कहाँ मिल रहा है, अनंत पे, तो हम लिखेंगे अनंत पर, लिखेंगे अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, वास्तविक कामा उल्टा कामा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यानी हम इसके बीच रखेंगे, तो चलिए इसके बीच हम रख के दिखा दे रहे हैं, ओ डैश। ठीक है, अब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। अब देखिए ये दोनों किरणें मिलेंगे नहीं, इधर इधर देखिए, इधर बढ़ रही है, ये इधर बढ़ रही है, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रतीत होते हुए मिलेंगी, तो अनुभव कल्पना करेगा कि ये कहाँ मिल रहा है, देखिए ऐसे बढ़ाएंगे, देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिला आई डैश, आई डैश से मुख्य अक्ष पे लंब डाल दे रहे हैं, तो ये आपका आभासिक प्रतिबिंब हो गया आई आई डैश। ठीक है, ये सीधा बनेगा, ये आपका जो प्रतिबिंब है ये आभासी है, क्या है, देखिए एक ही कार्य आभासिक बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब, सब वास्तविक बना है, वल्ली जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, देखिए दर्पण के पीछे बनेगा, आभासिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब देखिए इसका प्रकृति क्या होगा, आभासी, क्या होगा, आभासी कामा सीधा,
कामा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये आपके 6 चित्र को हम समझा दिए। अब अगला इसके बाद हेडिंग है, तो अगला हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को हम समझा रहे हैं। तो आपका क्या है कि उत्तल दर्पण का एक ही चित्र बनता है, 2 चित्र बनता है। तो पहला चित्र क्या होता है, जब वस्तु अनंत पे रखी होती है ना, उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ये आपको सभी लोग को याद होना चाहिए कि अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है, ये तो उत्तल में भी होता है, अवतल में भी होता है। ठीक है, और लेंस में भी होता है। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ये हम समझ जाना है। अब दूसरा पॉइंट है होता है जो केवल एक ही होता है ये, तो हमारा इसी वस्तु को हम कहीं भी रख देंगे। ये ओ डैश आपका वस्तु है, कहीं भी रख दे, दर्पण के सामने कहीं भी रखोगे, जहां प्रतिबिंब बनेगा इससे और हर जगह वही बनेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के बाद वही फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये इधर आएगा नहीं, इसकी हम सिर्फ कल्पना करेंगे इधर आ रही है, क्योंकि उसका नियम होता है जाएगा तो इधर ऐसे कल्पना करें फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाएगा, ये भी हम कल्पना ही करेंगे, दिखाई तो देगा नहीं, क्योंकि कल्पना कर रहे हैं कि यह फोकस बिंदु की ओर आती है, वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है। ठीक है, ये तो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, लेकिन इसका कल्पना कर इधर आएगा। अब देखिए ये दोनों प्रतीत होते हुए अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण, प्रतीत होते हुए परावर्तित किरण यहाँ पर आई डैश पर मिल रही है, आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये आपका आई डैश प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जो छोटा बनेगा। देखिए कितना छोटा बना है, ये आपका क्या है, आभासी प्रतिबिंब। क्या है, आभासी प्रतिबिंब। जब ऊपर बनेगा तो समझ जाइए आपका क्या है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से छोटा और फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसके प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, इसकी प्रतिकृति क्या होगी, तो पहले हम सब इसमें लिखवा दे रहे हैं। पहले फोकस और ध्रुव के बीच में रहा है, तो क्या होगा, आभासी होगा, आभासी। कामा क्या होगा, सीधा होगा। कामा क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। और कहाँ बढ़ रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी ध्रुव P फोकस F और फोकस F के बीच में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे अगला हेडिंग है चिन्ह परिपाटी। अगला हेडिंग आपका क्या है, चिन्ह परिपाटी। इसको हम देख लेंगे चिन्ह परिपाटी होता क्या है। अगला हेडिंग है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझा जाए। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब ये बताता है कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है धनात्मक होती है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक हम बना दे रहे हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये आपका हम बना दिए अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका हम बना दिए क्या, मुख्य अक्ष, ये आपका है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, और ये आपका क्या है, अनंत है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अब मान ले रहे हैं ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। ठीक है, आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो जब प्रकाश की किरण आती है तो आती है यानी आपतित किरण की दिशा में, अगर कोई दूरी जैसे यहाँ से ध्रुव से ही नापते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं, सभी दूरियां ध्रुव से और मुख्य अक्ष के समांतर नापते हैं। देखिए ऐसे नहीं नापेंगे, ऐसे हम ऐसे नापेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। सभी दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर नापते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वस्तु सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है और सदैव बाएं तरफ रखी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि वस्तु सदैव बाएं तरफ और मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है
कि जो दूरियां आपतित किरण के दिशा में लेते हैं, अर्थात देखिए आपतित किरण ऐसे चल रही है ना, अगर इससे यहाँ से इसकी दिशा में लेंगे तो धनात्मक लेंगे। अर्थात क्या होता है कि दर्पण से दाएं तरफ की दूरी, देखिए ये दाएं है ना और ये आपका बायां है, ये दायां है और ये क्या है, बायां। तो अगर हम ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी को नापेंगे तो हम धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे। और ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी को नापेंगे तो हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, यानी माइनस। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी 10 बन रही है तो -10 अगर इधर लेंगे, अगर इधर 20वीं दूरी पर बन रही है तो 20 लेंगे, +20, प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। तो जो दूरियां आपतित किरण के दिशा में लेते हैं वह धनात्मक, और जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में, देखिए ये इधर चल रहा है और अगर इधर नापेंगे तो हम क्या होगा, विपरीत दिशा होगा, उसको हम माइनस लेंगे। ये आपका क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो दूरियां, जो लंबाइयां हैं दूरियां में, इसमें जो लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे वो हम धनात्मक चिन्ह के साथ, और जो नीचे लेंगे वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। देखिए अगर इस पे पॉइंट को समझेंगे, अगर इससे यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर नापना है, अगर मान लें यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया मान लीजिए, तो यहाँ से जब इधर लेंगे तो हम यहाँ क्या लेंगे, अगर मान लीजिए 5 से भी बना है तो हम +5, तब प्लस लिखते नहीं है वो लिख देंगे 5। अगर इधर कोई प्रतिबिंब इधर बना है तो यहाँ से यहाँ नापेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर, ये आपको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट होता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। देखिए क्या है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। देखिए अगर किसी दर्पण का द्वारक, यही दर्पण का द्वारक, अगर किसी दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटी होती है, दर्पण का द्वारक, जो दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या, यही है वक्रता त्रिज्या, दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटी होती है तो उसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती, आधी होती है। अब देखिए जब लिखेंगे, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटी होती है तो इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे दो। तो फोकस दूरी को हम स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से, और ये आपका फार्मूला हो जाएगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, गोलीय दर्पण की सूत्र का निगमन। तो गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन आपके सिलेबस में है नहीं, वल्ली इसके सूत्र को हम प्रयोग करेंगे, आपके सिलेबस में है नहीं, वल्ली इसका सूत्र को हम प्रयोग करेंगे। तो गोलीय दर्पण के सूत्र का क्या सूत्र होता है, देखिए गोलीय दर्पण का सूत्र है क्या है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। ये आपका गोलीय दर्पण का सूत्र है।
जिसमें एफ क्या है, फोकस दूरी, एफ आपका क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी मतलब जैसे कोई वस्तु के यहाँ पर रख देना है तो ये आपका वस्तु की दूरी है, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब है, यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी है। ये आपका फोकस दूरी स्मॉल है, ये केंद्र है ना, ये वक्रता त्रिज्या की दूरी है आर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हमके सिलेबस में है नहीं, अगर इसको सूत्र का निगमन करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में है, जिसको प्लेलिस्ट में देखकर आप देख लीजिएगा कि इसका सूत्र का निगमन हम कैसे किए हैं, ठीक है। अब अगला हेडिंग है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन आपका सिलेबस में इसके बाद दे रहे हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है रेखीय आवर्धन। तो आप समझे रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो हम परिभाषा लिखे हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और चित्र के माध्यम से समझें तो एक चित्र बनाए हैं अवतल दर्पण द्वारा। तो ये आपका वस्तु की लंबाई है, ये है प्रतिबिंब की लंबाई। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ये आई डैश बना है। तो हम पहले प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे आई डैश, उसके बाद वस्तु की लंबाई लेंगे ओ डैश। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेंगे कि हमने कहा है वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई है ओ डैश और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, आई डैश है। तो हम पहले देखिए रेखीय आवर्धन लिखेंगे। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है और समझे। रेखीय आवर्धन का परिभाषा के अनुसार रेखीय आवर्धन बराबर, तो रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो पहले लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, अनुपात का मतलब होता है बटे, हो जाएगा वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई। अब देखिए जब रेखीय आवर्धन लेकर परिभाषा लिख दिए, परिभाषा के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई, अनुपात का मतलब होता है बटे वस्तु की लंबाई। अब देखिए जब प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे तो हम उसकी दूरी भी लेते हैं। तो आओ चिन्ह की परिपाटी के अनुसार दिखा रहे हैं। तो प्रतिबिंब आपका यह है और हम ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई होती है, इसको हम भी से लिखते हैं, तो माइनस भी हो जाएगा क्योंकि हम मुख के बाएं तरफ नाप रहे हैं। और वस्तु की दूरी लेंगे तो वस्तु की दूरी यहाँ से लेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस यू। तो हम ले रहे हैं यहाँ से लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी लेंगे, तो लेंगे प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की लंबाई है तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब चलिए अब हम मान रखेंगे। तो रेखीय आवर्धन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। प्रतिबिंब की लंबाई है क्या, आई डैश, वस्तु की लंबाई क्या है, ओ डैश। अब देखिए यहां से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है आपका, देखिए यहां से यहां तक प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, माइनस भी, तो हम लेंगे यहां से माइनस भी। और वस्तु की दूरी क्या है, माइनस यू, तो क्या हो जाएगा माइनस यू। एक पॉइंट और देखिए प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखिए जो मुख कक्ष के ऊपर नापते हैं उसे हम धनात्मक लेते हैं और जो मुख कक्ष के नीचे नापते हुए ऋणात्मक लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक, तो यानी आई डैश आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहां से आपका जो सूत्र प्राप्त होगा वो प्राप्त हो गया। अब देखिए यहां से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो आ गया आपका आंसर एम बराबर, देखिए इस माइनस को हम इधर भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आई डैश बटे ओ डैश बराबर माइनस भी बाई यू, ठीक है। अब यहां से दो पार्ट में अब लिखेंगे, एक बार लिखेंगे एम बराबर माइनस भी बाई यू, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए एम बराबर इसके बाद, क्योंकि कभी कभी एम का मान देता है और कभी कभी आई डैश ओ डैश का मान दिया रहता है, तो दोनों अनुसार लेंगे। एक बार हम ये भी लिख सकते हैं और एक बार लिख सकते हैं आई डैश और बटे ओ डैश बराबर माइनस भी बाई यू, ये दो आपका सूत्र प्राप्त हुआ।
कब कहाँ लगता है? जब रेखीय अवधन का मान m दिया रहता है तब ये सूत्र लगाते हैं, और जब हमें कभी प्रतिबिंब की लंबाई या कभी वस्तु की लंबाई पूछता है तब हम ये सूत्र लगाते हैं। दोनों को अलग अलग लगाते हैं, लेकिन दोनों रेखीय अवधन का ही सूत्र है, क्योंकि आई डैश ओ डैश को ही तो m कहते हैं ना, चाहे इसकी जगह m लिखो और चाहे आई डैश ओ डैश लिखेंगे बटे। तो हम दोनों सूत्रों को अलग लगाएंगे, कभी m की मान दिया रहता है तब ये सूत्र, और कभी प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई का मान दिया रहता है तो हमको ये पूछता है तब हम ये सूत्र लगाएंगे। अब एक बात और बताना चाहते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि m का मान दिया रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज करता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, कभी कभी कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात, वस्तु की लंबाई के कहता है कभी आधा गुना, कहता है, कभी 2 गुना कहता है, कभी कहता है 3 गुना, ऐसे क्वेश्चन करता है तो समझ जाइए वो m का मान होता है। m बराबर अगर आधा गुना कहेगा तो 1/2, अगर 2 गुना कहेगा तो 2, 3 गुना कहेगा तो 3, जितना गुना कहा हुआ m का मान होता है। अब ये भी प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो देखिए, जब वास्तविक कहेगा, जब कहेगा वास्तविक है तो वास्तविक रहेगा तो माइनस, और जब आभासी कहेगा तो हम लिख देंगे प्लस। m का मान वास्तविक माइनस और आभासिक प्लस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। इसके बाद हम इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल करेंगे बारी बारी से कम 10 जो इम्पोर्टेंट आपका सवाल होगा, प्रश्न होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे और आपको उसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।